हाय हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका स्वागत है शिक्षा पॉइंट चैनल पर। और इतने दिन से हम लगातार एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, नंबर सिस्टम। उसमें काफ़ी सारा हमने पढ़ा। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है ना। और मैंने आपको एक बात बताई थी कि इस चैनल पे हम कैसे चलेंगे, जैसे हम क्लास में चलते थे हम उसी तरीके से, क्योंकि एक लॉकडाउन चल रहा है। तो इसके दौरान हमें करना क्या होगा कि अपनी पढ़ाई को वैसे ही रखना होगा। ये नहीं कि 5 मिनट में कभी ये देख लिया कभी ये देख लिया, उसमें मज़ा नहीं, उसमें सिलेक्शन नहीं। सिलेक्शन के लिए आपको एक रेगुलर तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है। और आप सबको ये मालूम ही है कि अब 2 सितंबर को एग्ज़ाम के लिए भी हमारे पास में नोटिफिकेशन तो नहीं आया, लेकिन थोड़ा सा एक न्यूज़ आ चुकी है कि 2 सितंबर को एग्ज़ाम होगी, ठीक है ना। तो अब वो आगे और जाती है या नहीं जाती है, इसके बारे में सोचना बंद करें। आप सिर्फ इतना सोचें कि 2 सितंबर को ही एग्ज़ाम होगी तो हम क्या करेंगे। मेरी बात समझ में आ रही ना। 2 सितंबर को मान करके चलो एग्ज़ाम होगी, ऐसा मानो होगी, तो हमें क्या करना है, उस दिन को ले करके तैयारी करनी है, ठीक है ना। और उसके हिसाब से ही आपको आगे बढ़ते जाना है। तो जैसे अपना यहाँ मैथ्स चल रहा है और कहीं से कुछ रीजनिंग चल रहा है, कहीं इंग्लिश चल रही है, कहीं अपना पॉलिटिकल चल रहा है, जहाँ से भी आपको ऑनलाइन क्लासेस चारों तरफ से मिल रही हैं, पूरी तैयारी लें, कॉपी पेन लेके बैठें और अच्छे तरीके से तैयारी करें, ठीक है ना। पढ़ें ताकि उस एग्ज़ाम में आप अच्छी परफॉर्मेंस दे पाओ, ठीक है। ओके, तो करना ज़रूर है। तो आज हम देखो नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और वो नया चैप्टर होगा लेसन ऐसा स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है ना। सीक्वेंस के अकॉर्डिंग चलते हैं, ठीक है। दूसरी बात, हमने क्लास में पढ़ा, तो देखो मैं अलग अलग क्लास में अलग अलग चीज़ें पढ़ाता हूँ, क्योंकि अलग अलग क्लासों का अलग अलग लेवल है। तो यहाँ पर हम सभी क्लासों को लेके चलेंगे, तो इसलिए जिसका जितना है वहाँ तक तो वो पढ़ेगा, उससे ऊपर भी वो पढ़ ले तो उसका कुछ बिगड़ेगा नहीं, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ही मिलेगा, ठीक है ना। इसलिए सारी क्लासें पढ़ें। ओके, तो देखो आज हम पढ़ेंगे लेसे मैसे, यानी कि अगर हम लेसे और मैसे की बात करें तो इसको हम कहते हैं, लेसे को कहते हैं एलसीएम, और मैसे को क्या कहेंगे रे भाई, मैसे को कहेंगे एचसीएफ, ठीक है ना। एचसीएफ यानी कि एलसीएम एचसीएफ पढ़ेंगे, ठीक है। जैसा कि मैं इसमें आपको बता पा रहा हूँ कि लेसे मैसे 2 नाम हैं, लेकिन देखो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ आज पूरा का पूरा लेसे मैसे का बेसिक। और मैं हमेशा क्लास में भी यही बोलता हूँ कि जो भी क्लास पढ़ते हैं उसका बेसिक पढ़ना ज़रूरी है। उस बेसिक में पूरी क्लास छुपी होती है, ठीक है ना। तो देखो कहने का मतलब है कि लेसे मैसे पूरा टॉपिक का जो निचोड़ है वो इस क्लास में आपको मिलेगा। अगर आप इस क्लास को ढंग से समझते हैं तो आगे की सभी क्लासें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी, हर बात क्लियर होगी, ठीक है ना। तो इसलिए आपको क्या करना है कि हर बात को ध्यान से समझते जाना है, ठीक। ओके, तो देखो मैं क्या क्या बोलता हूँ। मेरा सबसे पहला छोटा सवाल कि इस लेसे का फुल फॉर्म बताइए, मैसे का फुल फॉर्म बताइए। तो कई जगह क्या कुछ बच्चे ऐसे बोलते हैं कि सर लेसे का लघुत्तम समापवर्त्य और मैसे का भी लघुत्तम समापवर्त्य, यानी वर्त्य और वर्तक में कोई डिफरेंस नहीं मानता। लेकिन देखो बताऊं, इसमें भी बहुत बड़ा डिफरेंस है। वर्त्य किसके लगेगा, वर्तक किसके लगेगा, या दोनों ही वर्त्य वर्तक लगा सकते हैं, कुछ भी लगा दो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं है। और ये सब मैं नहीं बताऊंगा, ये अपने आप बताएंगे, ठीक है। तो ध्यान दो। देखो सबसे पहले मैं एक छोटी सी बात आपके साथ शेयर करूं कि आपने देखो भाग देते हो किसी संख्या में, तो कौन सी संख्या क्या कहलाती है, मैं एक बार साइड में थोड़ा सा नोट कर देता हूँ। जब हम किसी संख्या में भाग देते हैं तो जिसमें भाग देते हैं वह संख्या कहलाती है भाज्य। बात समझ में आ रही क्या। और जिसका भाग दिया जाता है वह संख्या क्या कहलाती है, भाजक। भाजक का मतलब डिवाइजर, भाज्य का मतलब डिविडेंड, ठीक है ना। तो डिवाइजर और क्या, डिविडेंड। अब हम बात करें यहाँ पे क्वोशिएंट की, तो क्वोशिएंट क्या होगा, उसको हम हिंदी में कहेंगे भी भागफल, ठीक है ना। भागफल के बाद में क्या नीचे कुछ बचेगा घटा वटा के, और वो आता है शेषफल, सबको मालूम है, ठीक है ना। ओके, तो हमें सिर्फ 2 बात समझनी है। ये हमें इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है, एक बार के लिए हम सिर्फ इतना ही समझते हैं। ये मैंने बता दिया कि क्या क्या आता है, लेकिन देखो इसके जो दूसरे नाम है उसको समझना, ठीक है। तो वो नाम क्या है, देखो ये भाज्य है, क्या है ये, भाज्य, ठीक है। तो अपने पास एक शब्द आता है अपवर्त्य, अपवर्त्य, इसको हम अपवर्त्य भी कहते हैं। और एक शब्द आता है अपने पास में, क्या आता है, अपवर्तक। क्या आता है, अपवर्तक। बोलो सबको समझ में आ रहा है। अपवर्त्य और अपवर्तक 2 शब्द आएंगे। अपवर्तक तो बोलेंगे उसको भाजक को, और अपवर्त्य बोलेंगे किसको, बोलेंगे भाज्य को। ये 2 नाम थोड़े ध्यान देना, ठीक है ना। ऐसा क्यों हम ध्यान देना है, देखो इसलिए कि
कि इसको दूसरा नाम, अच्छा कन्फ्यूजन भी होता है कि सर अपवर्तक इसको बोलेंगे या इसको, ये तो बता दो। तो देखो इसके लास्ट के में साउंड जो आ रहा है ना ये वाला, इसमें क्या आ रहा है भाज्य ये आ रहा है इसके लास्ट में, तो अपवर्त्य ये आ रहा है इसके लास्ट में, ये मतलब ये। और ये देखो भाज्य क का मतलब क और अपवर्तक, यानी कि दोनों में लास्ट का जो साउंड है वो एक जैसा है। भाजक या अपवर्तक अक, लास्ट में अक आता है, भाजक में भी अक आता है। और भाज्य ये का मतलब लास्ट में ये आता है, और उसमें अपवर्त्य ये। बात समझ में आ रही ना? कहने का मतलब आप ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। अब देखो ये होते क्या हैं, देखो मैं आपको ये छोटी छोटी बात बता रहा हूँ, सारा टॉपिक इसमें छुपा है, इसमें बहुत सारे सवाल छुपे हैं, ठीक है ना। ये नाम ऐसे हैं जो एग्ज़ाम में आ जाते हैं तो हम चक्कर खा जाते हैं कि यार है क्या, है ना। तो इसलिए समझना ज़रूरी है, इसलिए मैं ये सारे नामों में छोड़ूंगा नहीं कुछ भी, हर बात पे गौर करेंगे। देखो ध्यान दो क्या करना हमें, जैसे हम भाज्य भाजक की बात कर रहे हैं, तो भाज्य वो संख्या होती है जिस संख्या में भाग दिया जाता है, और भाजक वो संख्या होती है जिस संख्या का भाग दिया जाता है। तो मैं एक छोटा सा आपके सामने एक एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे कि मान लो मैंने ये एग्जाम्पल ले लिया, ये यहाँ पे लिया मैंने एक संख्या 8, बात समझ में आ रही है। एक दूसरी संख्या मैं ले लेता हूँ 12, है ना, दूसरी संख्या क्या ले लेता हूँ 12, बात समझ में आ रही है। तो 8 और 12 का हमें एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। आज हम सिर्फ ऐसे नहीं सीखेंगे ज्ञात करना कि सर ऐसे ऐसे बना दो, आज हम ये सीखेंगे कि एक्चुअल में एलसीएम एचसीएफ होता क्या है ना, तो उसके बीच में रिलेशन क्या होता है, सारी चीज़ें आपको इसमें क्लियर करवाऊंगा, बस आप देखते जाइए, ठीक है ना। तो मैंने एक संख्या ले ली 8 और दूसरी संख्या थोड़ी नीचे ले लेते हैं ताकि थोड़ा अलग अलग दिखे। ये क्या है 12। अब मैं यहाँ पर वो संख्या लिखूँगा जो 8 से विभाजित होती हैं, यानी 8 का भाग जिन जिन में जाता है। तो 8 का भाग तो 8 की टेबल में जाएगा, यानी 8 के पहाड़े में 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौके 32, 8 पंजो 40, 8 छः 48, 8 7 56, 8 8 64, 8 9 72, 8 ढाई 80, ऐसे चलता जाएगा। बोलो मेरी बात समझ में आ रही है? ओके जी। अब हम दूसरी संख्या जो है यहाँ पे लेते हैं 12 का मल्टीपल, तो 12 लेंगे, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौके 48, 12 पंजो 60, 12 छः 72, ये भी 8 8 64 के बाद 8 9 72, और आगे भी चलता जा रहा है। आप ध्यान दो, ये जो 8 के मल्टीपल चल रहे हैं यानी गुणा चल रहे हैं, इसका क्या क्या नाम है मैं सब नाम लिख देता हूँ। ये 8 के पहाड़े में आते हैं, 8 के गुणा में आते हैं, इसलिए इसको 8 का गुणज कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? 8 के गुणज। ध्यान देना इन शब्दों पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द हैं, ठीक है ना। तो देखो गुणज क्या होते हैं, गुणनखंड क्या होते हैं, सभी चीज़ें एक ही चीज़ में समझ में आ जाएगा। तो 8 के पहाड़े में चलते हैं इसलिए इसको क्या कहते हैं? गुणज कहते हैं। एक चीज़ और मुझे यहाँ बताना, भाजक और भाज्य में से इसके लिए मैं क्या शब्द यूज कर सकता हूँ? ये सभी है ना 8 के भाज्य हैं या भाजक। आप कहेंगे सर ये सभी तो भाज्य हैं क्योंकि इनमें 8 का भाग हम दे रहे हैं, 8 का भाग इसमें भी जाता है, इसमें भी जाता है। जिनमें भाग जाता है या दिया जाता है वो संख्या क्या कहलाती है? भाज्य। ये 8 के भाज्य भी हैं, है ना। और भाज्य का दूसरा नाम आपने अभी अभी यहाँ पे रखा था, इनका क्या कहते हैं? इसको अपवर्त्य भी कहते हैं। और इंग्लिश की अगर हम बात करें तो इसको हम क्या कहते हैं? मल्टीपल कहते हैं, मल्टीपल। मेरी बात सबको समझ में आ रही है? तो देखो 8 के ये सब क्या होंगे? गुणज होंगे, भाज्य होंगे, अपवर्त्य होंगे, मल्टीपल कहेंगे। मेरा कहने का मतलब ये सब नाम एक ही है, इसमें कुछ भी अलग नहीं है। सेम इसी प्रकार 12 के गुणज होंगे, इसको गुणज कहते हैं सबको। 12 के गुणज कितने हैं? बोला सर ये 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 48, ये चलता जाएगा। ये पहाड़ा कहीं ख़त्म ही नहीं होगा। अगर ये ख़त्म नहीं होगा तो इसका मतलब इनकी संख्या भी ख़त्म नहीं होगी, ये चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा। तो ये सब क्या है? 12 के गुणज। तो 12 के भी हैं, 13 के भी हैं, 14 हर संख्या के गुणज होते हैं। मैं अगर आपसे एक सवाल यहाँ पूछूं कि निम्न में से कोई कथन सत्य बताओ, तो नीचे लिखा किसी भी संख्या के अनंत गुणज होते हैं। तो बोलो ये बात सत्य है ना? अरे किसी भी संख्या के अनंत, बिल्कुल सही है सर, अनंत गुणज होते हैं, चलते ही जाएगा। 8 के ले लो, 12 के, 9 के, 10 के, 15 के, 20 के, सब के अनंत गुणज होते हैं। भाज्य कितने होते हैं? अनंत होते हैं। अपवर्त्य कितने होते हैं? अनंत कितने हैं। मल्टीपल कितने होते हैं? अनंत होते हैं, इन्फिनिटिव होते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? ओके, तो ये तरीका आ गया। अब हम इधर की बात करते हैं ना, इधर थोड़ा सा इधर लिख लेता हूँ, तो इस चीज़ की मिटाने की एक बार ज़रूरत पड़ेगी। आप समझ चुके हैं वैसे तो। यहाँ मैंने लिखा 1, यहाँ मैंने लिखा 2, ये मैंने 4, ये मैं वो संख्या लिख रहा हूँ जो 8 को डिवाइड करती हैं, विभाजित करती हैं। और विभाजित करने वाली संख्या वो क्या कहलाती है? भाजक कहलाती है। क्या है ये? भाजक।
तो ये सभी 8 के क्या हैं, भाजक हैं। तो भाजक नाम लिख देता हूँ मैं इसका, ये भाजक है। अब भाजक का दूसरा नाम क्या होता है, अपवर्तक होता है। बिल्कुल ठीक बात है, मैं इसके ऊपर अपवर्तक भी लिख देता हूँ। अपवर्तक का तीसरा नाम, देखो मैंने आपको अपनी नंबर सिस्टम की क्लास में बहुत कुछ पढ़ाया, उसकी हर क्लास इंपॉर्टेंट है और वैसे ही सारी क्लासें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो मैंने आपको बताया था कि हम किसी संख्या को जिन जिन टुकड़ों के में तोड़ सकते हैं, है ना, या फिर जिस जिसका भाग जाता है वो हमेशा गुणनखंड कहलाते हैं। जैसे देखो 2 के कौन कौन से गुणनखंड है, 1 और 2, क्योंकि इसमें 1 का 2 का भाग जाता है। 4 के गुणनखंड बताओ, 1 है, 2 है और 4 है, ये सब इसके गुणनखंड है। तो जिनका भाग जाता है वो इसके फैक्टर कहलाते हैं, गुणनखंड कहलाते हैं। क्या है ये, गुणनखंड, यानी खंड यानी टुकड़े कर सकें। इसका दूसरा नाम क्या है भाई, फैक्टर इंग्लिश में। तो इसके नाम देखो, ध्यान दे देना सभी के सभी। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, ये जितनी देर के लिए आया था वो काम आ गया। अब थोड़ा ध्यान दो, देखो ये नाम जो मैंने लिखे हैं ना, ये सभी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, हर चीज़ इंपॉर्टेंट है। इसलिए बता रहा हूँ कि बस चलते जाओ, एक एक कड़ी जोड़ते जाना, आपको पता चलेगा कि लास्ट तक ये पूरा टॉपिक इसी क्लास में पूरा हो गया। यानी बहुत इजी समझ में आएगा। हर सवाल में हमारे सामने ऐसे आता है कि सर हम लेसन में से के सवाल तो करते हैं, लेकिन यही पता नहीं चलता कि सर लेसन निकालना क्यों ऐसा है। आपको वो भी पता चलेगा, आपको इसमें हर चीज़ पता चलेगी, ठीक है ना। तो ध्यान दो, क्या है इसमें, किस किस का भाग जाता है, 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 6 का और 12 का, इनका भाग जाता है। तो ये सभी भी क्या है, ये सभी भी इसके 12 के भाजक हैं, अपवर्तक हैं, गुणनखंड हैं, फैक्टर है। बात समझ में क्या। आप मुझे बताओ, ये फैक्टर हैं तो क्या ये निश्चित हैं। बोला हाँ सर ये तो थोड़े से ही हैं, जैसे इसमें 1 का, 2 का, 4 का, 8 का, बस इन्हीं का भाग जाता है और किसी का नहीं। तो इसका मतलब ये फिक्स है ना। लेकिन क्या ये फिक्स है, बोला नहीं सर ये इन्फिनेटिव है, जबकि ये फिक्स नहीं है। तो आपको सवाल पूछता है किसी भी संख्या के गुणजों की संख्या, मल्टीपल्स की संख्या डेफिनेट होती है, निश्चित होती है क्या। बोला नहीं सर अनिश्चित होती है, इन्फिनिटिव होती है, अनंत होती है। लेकिन किसी भी संख्या के फैक्टर्स की संख्या निश्चित होती है क्या, डेफिनेट होती है। बोला हाँ सर ये डेफिनेट होती है। ये गिनती के होते हैं, 2 4 5 6 10 जितने भी होते हैं, वो भी हम निकालना सीखेंगे। किसी भी संख्या के फैक्टर कितने हैं, है ना, उन फैक्टर्स का टोटल करें तो वो टोटल कितना आएगा, सम का कितना आएगा, विषम और इवन सब ढूंढेंगे, ठीक है ना। तो आप बस देखते जाइए, नंबर से पढ़ते जाइए। एक बार देखो, हमने अभी तक सिर्फ इस 8 से रिलेटेड ये चीज़ें सीखी हैं कि ये होता है और ये होता है। अब इसमें हम क्या करते हैं, जैसे 8 में चलते हैं और 12 में चलते हैं, दोनों संख्याओं में कुछ कॉमन ढूंढते हैं। तो बोला सर ये मिल गया, ये क्या है, C4 कॉमन है, डॉट लगा दिया, C4 कॉमन है। अब ये मल्टीपल है क्या या फैक्टर है। बोला सर ये तो मल्टीपल है, मल्टीपल है तो मैंने इसके आगे m लगा दिया, यानी कॉमन मल्टीपल हो गया। अब हम और आगे चलते हैं तो कॉमन मल्टीपल और मिल जाएगा, ये भी Cm है यानी कि कॉमन मल्टीपल है। और आगे चलेंगे तो और मिल जाएगा, ये भी क्या है, कॉमन मल्टीपल है। आप देखेंगे बोर्ड पे थोड़ी जगह इतनी ही थी, लेकिन अगर और आगे चलते और आगे चलते और आगे चलते तो कहीं तक भी चलो, क्या ऐसे कॉमन मल्टीपल आगे से आगे मिलते जाएंगे, क्या कभी ये ख़त्म होंगे। बोला सर बिल्कुल नहीं, कैसे ख़त्म होंगे, जब संख्याएं ख़त्म नहीं हो सकती तो ये कैसे होंगे, ये तो कॉमन मिलते ही जाएंगे। ठीक, यहीं पे हम एक बात और समझ लेते हैं कि आखिर ये कॉमन मिलते कितनी कितनी दूरी पे है। तो देखो सबसे पहले हम समझते हैं कि इससे पहले भी कोई कॉमन है क्या। बोला सर नहीं, सबसे छोटा कॉमन यही है। सबसे छोटा का मतलब सबसे लोवेस्ट, लोवेस्ट को हम L लिखते हैं, इसीलिए इसको हम LCM पढ़ते हैं। मेरी बात सबको समझ में आ रही है। देखो एक छोटी सी बात ध्यान देना, LCM का मतलब क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। यानी इस LCM की फॉर्म भरेंगे ना तो क्या आएगी, लोवेस्ट, फुल फॉर्म इसकी आएगी कॉमन, है ना, और क्या आएगी भाई, मल्टीपल आएगी। मेरी बात समझ में आ रही है क्या, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। सबको क्लियर है, ठीक है ना। अब देखो आगे वाला भी कॉमन मल्टीपल है, लेकिन वो लोवेस्ट नहीं कह सकते। क्या हम हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल निकाल सकते हैं क्या। देखो लोवेस्ट तो निकाल लिया, हाईएस्ट निकाल सकते हैं। अरे भाई हाईएस्ट कैसे निकालेंगे, हाईएस्ट का कुछ पता ही नहीं है। चलते जा रहे चलते जा रहे चलते जा रहे, कहीं अंत ही नहीं है, तो हाईएस्ट नहीं याद कर सकते। मेरी बात समझ में आ रही है। लेकिन लोवेस्ट याद क्या कर सकते हैं ना, इसीलिए ये लोवेस्ट ये आया है, इससे नीचे नहीं। इसी को LCM कहते हैं, यानी कि लैसे कहते हैं, यानी कि लघुत्तम समापवर्त्य कहते हैं। सबको समझ में आया, बहुत अच्छा, ठीक है। तो 8 और 12 का लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल जो होगा, LCM जो होगा, वो कितना होगा, 24 होगा। अब यहाँ से एक बात सीखेंगे। आप देखो जो बता रहा हूँ ना, ध्यान देना, क्योंकि हर चीज़ काम आएगी।
इन दोनों का एलसीएम आ गया 24। लेकिन एलसीएम एक्चुअल में होता क्या है, कॉमन मल्टीपल होता है छोटे से छोटा। ऐसा कॉमन मल्टीपल आगे भी मिलेगा क्या, बोला सर मिलेगा, लेकिन वो मिलेगा कौन सा, ये बात काम की है। अरे सबसे पहले अगर एलसीएम 24 है ना, तो अब इसी की टेबल चलेगी आगे, इसका पहाड़ा, यानी इसके बाद में कॉमन क्या मिलेगा, 24 दूनी 48, उसके बाद में 24 तिया 72। आप देख रहे हैं उसमें, फिर आगे मैंने लिखा नहीं, बोर्ड इतना ही था, 24 चौके 96, 24 पंजो 120, 24 छिका 144, आगे से आगे चल जाएगा, 24 7 168, ऐसे चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, इतने सारे कॉमन मिलेंगे अनंत। लेकिन मिलेंगे कैसे वो ध्यान देना, एक बार जो एलसीएम मिल गया है ना, उस एलसीएम का पहाड़ा उसी की टेबल ही मिलेगी। जैसे देखो मैं कहूँ कि 2 और 3 का एलसीएम बताओ, तो आप निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 6 एलसीएम आया, यानी कि 2 और 3 दोनों के पहाड़े में, दोनों के टेबल में सबसे पहले 6 मिलता है, 2 में भी 6 आता है, 3 की टेबल में 6 आता है। अब उसके बाद में दोनों में कॉमन क्या आएगा, तो 6 आ गया ना, अब इसका पहाड़ा 6 दूनी 12 मिलेगा, 6 तिया 18 मिलेगा, 6 चौके 24 मिलेगा, उसके अलावा कुछ कॉमन नहीं मिलेगा, बीच में कहीं कुछ नहीं मिलेगा, आगे से आगे टेबल चलती जाएगी। यानी आपको हमेशा अगर आगे कॉमन ढूंढना हो तो क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे और एलसीएम से आगे उसका पहाड़ा लेते जाएंगे। मेरी बात थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है, बिल्कुल आप बने रहिए, मैं पक्का बता रहा हूँ, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इसमें, ठीक है ना। ये एलसीएम टॉपिक सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रहता, ये बाकी के और चैप्टर में भी बहुत काम आता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा, ये ऐसे मिलता है, ये आगे अनंत तक मिलता है। अब हम इधर वाले पार्ट में आते हैं। इधर वाले पार्ट में आप देखेंगे तो दोनों में कॉमन 1 1 है, दोनों में कॉमन क्या है, 4 है, 4 से पहले 2 2 भी है, और कुछ कॉमन है, बोला सर नहीं है। अगर हम बात करें तो ये देखो कॉमन, लेकिन ये फैक्टर है, मल्टीपल नहीं है, क्या है ये, कॉमन फैक्टर, CF लिख सकते हैं इसको, ये भी कॉमन फैक्टर है, ये भी क्या है, कॉमन फैक्टर है। लेकिन क्या इससे बड़ा कोई और कॉमन फैक्टर है, बोला सर नहीं है। तो ये क्या है, सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। मेरी बात समझ आई, इसलिए मैंने इसके आगे H लिख दिया। इसको हम GCF भी पढ़ सकते हैं, ध्यान देना, GCF क्यों पढ़ सकते हैं, अरे इसलिए पढ़ सकते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी बड़े से बड़ा, तो GCF मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। तो हम यहाँ पे HCF या GCF इसको कुछ भी लिख सकते थे, आप मेरी बात को समझ चुके हैं। और इसकी फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो ये आएगा हाईएस्ट, आएगा कॉमन भी आ गया, और आगे क्या आएगा भाई, फैक्टर आएगा। मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। देखो जिस तरीके से LCM HCF पढ़ा रहा हूँ, मुझे पक्का विश्वास है, पूरा विश्वास है, अगर आपने मेरे से पहले क्लास में पढ़ लिया तो बात अलग है, अदरवाइज़ किसी ने पहले इस टॉपिक को इस तरीके से कभी भी नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि इसके अंदर सारी चीज़ें, हम डायरेक्ट क्वेश्चन स्टार्ट नहीं कर रहे, हम क्या कर रहे हैं, इसका बेस बना रहे हैं, और वो बेस बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो ध्यान दो हर चीज़ को। अब देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना निकला, 4 निकला, तो मैं इसकी बात करूँगा, ये 4 आ गया, 4 है ना। क्या ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या है, HCF। इस सवाल का HCF का मतलब हम कहते हैं इसको मैस है। मैस है कि अगर हिंदी में नाम लिखें तो उसको क्या लिखेंगे, महत्तम हाँ इसको भी थोड़ा सा पढ़ लो, किसी को दिक्कत हो तो। महत्तम लिख ही देता हूँ, बोलने से समझ में नहीं आएगा। महत्तम समान, समान क्यों लिखा, महत्तम का मतलब होता है बड़े से बड़ा यानी हाईएस्ट, समान का मतलब होता है कॉमन। अब आगे क्या लिखेंगे, F का मतलब फैक्टर, फैक्टर को क्या लिखते हैं, अरे अपवर्तक लिखते हैं, क्या लिखते हैं, अपवर्तक लिखते हैं। मेरी बात सबको समझ में आ रही है। तो ये है फैक्टर यानी गुणनखंड। हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, महत्तम समान गुणनखंड तो भी चलता, महत्तम समान फैक्टर तो भी चलता, महत्तम समान भाजक तो भी चलता। क्लियर है, कुछ भी लिखे। इसको एक साथ में जब हम पढ़ते हैं तो ऐसे पढ़ लेते हैं, महत्तम समान को सिर्फ छोटा सम पढ़ लेते हैं और अपवर्तक जोड़ते हैं इसके आगे, तो अपवर्तक ऐसे जोड़ता है, समापवर्तक, सम अपवर्तक। मेरी बात समझ में आ रही है। हिंदी वाला थोड़ा सा ध्यान दे देना, मुझे थोड़ी कम आती है लेकिन कोई बात नहीं, आप समझ सकते हो। क्या है ये, महत्तम सम अपवर्तक है। क्या है ये, महत्तम सम अपवर्तक। तो ध्यान देना, इसके आगे अपवर्तक जुड़ेगा, जबकि इसके आगे अगर आप जोड़ोगे ना, एलसीएम वाला नाम यहाँ पे रहा, ये लेस है यानी कि एलसीएम लोवेस्ट का मतलब होता है जी लघुत्तम। मेरी बात समझ में आ रही, क्या है ये, लघुत्तम। कॉमन का मतलब वही फिर से क्या आ रहा है, समान, और एम का मतलब क्या आ रहा है, मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब होता है अपवर्त्य, यानी इसके आगे जो शब्द आएगा वो क्या आएगा, अपवर्त्य आएगा। मेरी बात सबको क्लियर है।
यहाँ पर क्या आएगा, लघुत्तम समान अपवर्त्य। ध्यान देना, इसके आगे अपवर्तक शब्द जुड़ा जबकि इसके आगे अपवर्त्य शब्द जुड़ा है। ये क्यों जुड़ा है भाई, क्योंकि होता ही यही है। हम कैसे जोड़ सकते हैं कि सर अपवर्त्य बोल दो या अपवर्तक बोल दो, एक ही बात है, क्या फ़र्क पड़ता है। अरे नहीं भाई, बहुत फ़र्क पड़ता है। सबको क्लियर है ये? ओके, चलो मैं इसको मिटा देता हूँ, नीचे थोड़ी सी जगह कम आ रही है ना। आप समझ चुके हैं कि हाँ यहाँ तक हमने समझ लिया। मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ। देखो ये हमारा क्या आया है, LCM आया है, ठीक। और ये हमारा क्या आएगा, यहाँ पे मैं इसको भी हटा देता हूँ, बीच में से थोड़ा सा जगह की ज़रूरत है इसलिए, ठीक है ना। HCF आता है, बोलो क्लियर है। ये HCF है और ये क्या है, LCM है। निकल लिया, नाम भी सबको समझ में आ गया। अब देखो सबसे इम्पोर्टेंट बातें, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे ना वैसे वैसे इम्पोर्टेंट बात बनती जाएगी आगे से आगे। मैंने आपको एक बात बताई थी अभी, देखो हर भी बात याद रखना। सबसे पहले ये 24 जो है, ये 24 क्या है, LCM है ना। अब 24 का भाग आगे से आगे चलता जाएगा तो आगे 24 के पहाड़े में जो संख्या आएगी ना 48, वो कौन सी संख्या है, 8 और 12 दोनों का भाग जानने वाली पहली संख्या 24 है और दूसरी 48 और तीसरी, चौथी, पाँचवीं 24 के पहाड़े में मिलेगी, यानी LCM के पहाड़े में। इसी प्रकार और इम्पोर्टेंट बात क्या है, देखो 4 का भाग 8 में जाता है और 8 का 24 में जाता है ना। 4 क्या है, मैसे है और 24 क्या है, लेस है। तो क्या 4 का भाग डायरेक्ट भी इसमें जाएगा? ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एकदम से सीधा सरल बात, देखते ही आंसर आएगा। मैं कह रहा हूँ कि 4 का भाग 8 में जाता है और 8 का 24 में, ये हमने पहले सीखा था कल वाली क्लास में। देखो 4 का भाग अगर 8 में जाता है, 8 का 24 में, तो सीधा भी हमेशा भाग जाएगा। इधर देखो 4 का भाग 12 में जाता है और 12 का भाग हमेशा 24 में जाता है। भाई संख्या हमने वही ली है जो इसको डिवाइड करे, इसको डिवाइड करे, वही उसी में से लिया है। तो HCF हमेशा संख्याओं को डिवाइड करेगा, तो संख्याओं का जो मल्टीपल आएगा ना आगे चल के उसको भी डिवाइड करेगा। बोलो करेगा? समझ चुके हम पहले, ओके। इसका मतलब मैं यहाँ एक लाइन लिख सकता हूँ बिल्कुल नोट लगा के, अच्छी सी। मैं आपको ऐसे ऐसे नोट बताता जाऊँगा कि जो LCM होता है ना, कौन, LCM हमेशा, ध्यान देना सबसे इम्पोर्टेंट बात, LCM हमेशा HCF से डिवाइड होगा, यानी विभाजित होगा। क्या होगा, विभाजित होगा। बात समझ में आ रही क्या? अब इस पे आधारित एक सवाल पूछा था एग्ज़ाम में, वो एग्ज़ाम में सवाल क्या था वो मैं आपको बता देता हूँ, है ना। जैसे देखो ये आता है कि कोई दो संख्या है, कोई भी दो नंबर है, उन दो संख्याओं का HCF यानी मैसे बराबर 9 है। HCF बराबर कितना है, 9। तो उनका लैसे निम्न में से क्या हो सकता है, तो उनका लैसे निम्न में से क्या हो सकता है। तो देखो अगर में से ये है तो ऑप्शन मिलेगा ए आपसे मिलता है 60, ऑप्शन बी मिलता है आपको 70, ऑप्शन सी मिलता है आपको 80, ऑप्शन डी मिलता है आपको 90। मेरी बात समझ में आ रही है? देखो संख्या का मालूम नहीं है ना, कुछ नहीं मालूम कि संख्या कौन सी है, संख्या का कुछ पता ही नहीं, सिर्फ ये पता है कि मैसे दे रखा है, बस इतना ही काम है। बोला लैसे बताओ, तो लैसे तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन रूल के अकॉर्डिंग एक बात पक्की है कि मैसे का भाग हमेशा लैसे में जाएगा। देखो 4 का भाग 24 में, कोई भी संख्या देके देख लेना, मैसे का भाग हमेशा किस में जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब लैसे जो भी होगा वो हमेशा मैसे से विभाजित होगा। तो 9 का भाग किस में जाता है, इसमें नहीं जाता, इसमें नहीं जाता, इसमें जाता है। ये हमारा आंसर हो गया। अरे बात समझ में क्या? उल्टा भी पूछ सकता है, बोला HCF, ध्यान देना ये HCF हो गया इस बार। अगर HCF 90 है तो इनका LCM जो है ना वो कितना हो सकता है, LCM कितना हो सकता है इनका, क्या है, सॉरी HCF दे दिया तो हाँ बिल्कुल ऐसे, वो बताओ HCF। एक मिनट, क्या बता रहे हैं, ये तो ऊपर लिख दिया, सवाल यहाँ था क्या है, LCM = 90 है तो HCF बताओ, HCF। तो वही बात है, अगर LCM इतना है तो मैसे का भाग देके देखेंगे, मैसे का भाग लैसे में हमेशा जाता है, ये आंसर हो जाएगा। सबको मेरी बात समझ में आ रही है? बस सीधा देखते उत्तर देना है और कुछ नहीं है। अच्छा, भाग जाने का मतलब मैंने एक बात तो बताई थी, जैसे ऊपर लिखी संख्या है 90, उसमें 8 का भाग देना है, तो 8 का भाग इसमें पूरा नहीं जाता, इसका मतलब ये कटेगी नहीं। लेकिन अगर मैं 15 का भाग दे दूं तो 15 × 90 पूरा कट गया ना, नीचे कुछ नहीं बचा। नीचे कुछ नहीं बचने का मतलब उसका भाग पूरा जाता है। पूरा भाग जाने का मतलब है कि वह उसको विभाजित करता है, जो विभाजित करता है वही तो क्या होगा, लैसे होगा। तो एक बार हम इसी तरीके से अगर कोई ऐसा सवाल करें, देखो कैसा,
कि दो संख्याओं का LCM या HCF मानते हैं, HCF मान लो कि x स्क्वायर है, क्या है, ध्यान देना, x स्क्वायर है, तो उनका LCM क्या हो सकता है, तो मैंने बोला A ऑप्शन x y z, B ऑप्शन क्या होगा x y स्क्वायर z, C ऑप्शन क्या होगा, ये होगा x स्क्वायर y z, D ऑप्शन क्या होगा x y z स्क्वायर। सबको दिख रहा है? अरे बहुत आसान है, x के रूप में आ जाए तो क्या हुआ, जब हमें कॉन्सेप्ट पता है तो हम 100% सवाल को कर पाएंगे। देखो हमें ये पता है रे बाबा, क्या पता है, हमें ये पता है कि दो संख्या का HCF यानी मैस है, x स्क्वायर है, लैसा ढूंढना है, तो मैसे का भाग हमेशा लैसे में जाएगा। भाग जाने का मतलब जिसका भाग देते हैं वो नीचे से पूरी तरह कटना चाहिए, ठीक है ना। तो जैसे देखो इसमें भाग देके देखते हैं, x y z, इसमें किसका भाग देना है, HCF का, x स्क्वायर, तो x के ऊपर एक घात है, नीचे दो घात है, तो एक घात से एक घात कैंसिल, लेकिन नीचे एक x बच जाएगा, नीचे नहीं बचना चाहिए, ये हम बहुत पहले समझ चुके हैं। इट मीन्स ये तो नहीं हो सकता। आगे वाला ऑप्शन x y स्क्वायर z, फिर से देखो x स्क्वायर का भाग देते हैं, किसका, मैसे का भाग देते हैं। अगर लैसा ये होता है तो इसमें देखते हैं, तो एक x से कट जाएगा, फिर आगे कुछ कटेगा नहीं, सब अलग अलग है। तो तीसरा ऑप्शन चेक करते हैं, क्या आएगा, x स्क्वायर y और z, और नीचे क्या आएगा, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, और y z ऊपर बच जाओ चाहे, नीचे नहीं बचना चाहिए। मेरी बात समझ आ रही है? ये हम पहले बहुत अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, पहले वाली क्लासों में, कि कटने का मतलब होता है पूरी तरह कटने का मतलब भाग चला गया, तो इट मीन्स इसका भाग चला गया, और जिसका भाग जाता है वही तो उसका LCM होगा रे बाबा। इट मीन्स HCF ये है तो LCM क्या होगा, ये होगा। इसमें देखो नहीं कटेगा, सबको समझ में आ चुकी है बात। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट रूल की ओर हम देखो ऐसे एक नियम पर सवाल बनाते जाएंगे, विद एग्जाम्पल समझते जाएंगे कि कहाँ कहाँ कौन सी चीज़ काम आने वाली है। ओके, तो देखो दूसरी बात, यहाँ थोड़ी लाइनें थोड़ी ज़्यादा हो गई, मैं आपको हल्की लाइनों के बीच में कुछ दिखाता हूँ। देखो अच्छा सवाल है ना, ये चार मैसे हैं, है ना, बात समझ में आ रही है। तो यहाँ ध्यान देना, सबसे इम्पोर्टेंट बात वो क्या है कि ये चार का कितना गुणा है, चार का 2 गुणा है, बोलो है क्या, और ये कितना गुणा है, चार का 3 गुणा है। ये चार क्या चीज़ है, बोला सर चार तो HCF था, चार क्या था, HCF था। अच्छा, चार HCF है, तो HCF का 2 गुणा छोटी संख्या और HCF का 3 गुणा बड़ी संख्या। देखो ध्यान देना क्या क्या आ रहा है ना, हर चीज़ पर डिस्कस करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ, हम इन संख्याओं को एक बार यहाँ रेशियो में रखते हैं, 8:12, ठीक है ना, ऐसे लिख दिया, 8:12। अगर हम इसको काटते हैं तो ये कटता है, किसके पहाड़े से कटता है, 4 के पहाड़े से। देखो दोनों के पहाड़े में आएगा तो दोनों से कटेगा, दोनों 4 कट जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 तिये 12। एक्चुअल में हुआ क्या था वो देखते हैं। इस 8 को मैं लिखता हूँ 4 गुणा 2 और उसको लिखता हूँ 4 गुणा 3। बात समझ में आ रही है? देखो यही चीज़ मैं दोबारा करके बता रहा हूँ। एक्चुअल में हुआ ये था कि दोनों में 4 कट गया। मेरे ध्यान देना, मैं जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे बात कर रहा हूँ, ये चीज़ों को जितना इजी तरीके से समझोगे ना उतना ही इजी आपका सवाल होगा, है ना। तो देखो ये 8 और 12 काट दिया आपने, 2:3 लिख दिया। यहाँ भी देखो ये 4 कट गया है और ये 2:3 आ चुका है। तो ये 2:3 जो आया है ना, ये संख्या थी, ये संख्या थी। ध्यान देना, ये संख्याओं का अनुपात है। यहाँ से 2 कंक्लूजन निकलेंगे। पहला समझ लेना, पहली बात, जब आप संख्याओं को काटते हो तो ये संख्याओं का अनुपात है। बोलो क्या है ये, संख्याओं का अनुपात। तो आपने जो काटा था ना, जो संख्याओं में से कट जाता है दोनों तरफ से, वो क्या होता है, अरे सर वो तो HCF होता है। इट मीन्स संख्याओं में से जो कटता है वो क्या कटता है, HCF कटता है। मेरी बात समझ में आ रही है क्या, ठीक है ना। तो जो कटने वाली संख्या होगी वही HCF। एक एग्जाम्पल के लिए मैं सवाल लेता हूँ कि अपने पास x स्क्वायर और y और z ऐसी कोई संख्या है और x है ना, और मान लो जैसे y ऐसे आ गया, ये 2 संख्या है, ठीक है ना, y स्क्वायर मान लो ऐसे कर देते हैं, ठीक है। इन दोनों में अगर हम HCF निकालना चाहिए तो क्या आएगा, बोला सर जो जो कटेगा ना वही HCF होगा। तो एक संख्या दे दी मैंने आपको, x स्क्वायर y z और x y स्क्वायर, इतनी संख्या है। बोला इन 2 का हमें मैस है, बताओ मैस है। अरे सर कटता क्या क्या है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, मतलब एक तो x कटेगा,
इसमें भी वाई है, इसमें वाई स्क्वायर है, लेकिन क्या कटेगा, ओनली वाई कटेगा। जेड इसमें, लेकिन इसमें नहीं कटेगा। तो दोनों में क्या कटेगा, अगर देखा जाए तो एक बार तो एक्स कटेगा, एक बार वाई कटेगा। अरे जो कटेगा वही तो में से होगा। यहाँ पे आपने सीखा है, ध्यान देना, जो कटता है वो में से होता है, कटने के बाद जो बचता है वो क्या है, संख्याओं का अनुपात है। यानी यहाँ संख्याओं का अनुपात क्या होगा, इन संख्याओं का अनुपात होगा, यहाँ तो x बच गया, यहाँ z बच गया, और उधर देखो ओनली एक y बच गया। ये संख्याओं का अनुपात है। बोलो मेरी बात समझ में आई? ओके, अभी देखो इसमें और अच्छा समझते हैं। अगर आप समझ चुके हैं तो मैं वापस यही चीज़ लिखता हूँ। आपके पास जो संख्या थी 8:12 थी, आपने इसको 4×2 लिखा और इसको 4×3 लिखा और दोनों में 4 काट दिया। तो क्या ये संख्याओं का अनुपात आ गया? अगर कोई आपसे ये कहे कि संख्याओं का अनुपात 2:3 है और उनका में से जो है ना 4 है, ध्यान देना, में से क्या है, 4 है। अगर में से 4 है तो छोटी संख्या बताओ। अरे भाई, इस छोटे अनुपात के साथ में 4 था ना, गुणा में से कटा था, वापस गुणा कर दो, वापस संख्या आ जाएगी। 4×2 8, और इसको गुणा करेंगे 4 से, इसको 4×3 12। बोलो मेरी बात समझ में आ रही है? अरे जो में से कटता है उसको वापस गुणा कर देंगे। आपको सवाल में क्या देगा, आपको सीधा देगा दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, दे दिया। फिर बोला उनका में से 4 है, तो संख्या बताओ। तो इसको गुणा करो, 4×2 8, एक संख्या आ गई। इसको गुणा करो, 4×3 12। यानी में से को छोटे अनुपात से गुणा करोगे, छोटी संख्या आ जाएगी। में से को बड़े अनुपात से गुणा करोगे, बड़ी संख्या आ जाएगी। कोई दिक्कत? मुझे थोड़ी खांसी है, बाकी दिक्कत किसी को नहीं है। कोरोना तो नहीं है, टेंशन मत लेना। कभी सोचो कि यार कोरोना हो गया क्या, खांसी कैसे आ रही है। आजकल ये भी डर है, हल्की सी खांसी आते ही लगता है कि कोरोना हो गया सर को, तो किसी को भी एनीवेल्स, है ना। आपको मेरी एक बात समझ में आई? हम देखो पॉइंट से पॉइंट मिलाते जा रहे हैं। अब हमने ये पॉइंट पढ़ लिया कि यहाँ भी ये ध्यान देना, देखो ये डायग्राम आपके माइंड में ही रहना चाहिए। मैं इसी डायग्राम पे कई सारे सवाल करवाऊंगा। जब भी आपको ऐसे ही लगे, देखो अभी मैंने जो सवाल बोला वो वापस करा के बताता हूँ। दो संख्याओं का अनुपात मान लो 3:4 है, समझ गए, या A/B से करते हैं, A/B है, तथा उनका में से क्या है, C है ना। तो संख्या निकालो, ले से भी निकालो, वो भी देखेंगे। देखो तो आपको ये ध्यान देना, ऐसे डायग्राम बनाओ। एक संख्या यहाँ आएगी, देखो ये डायग्राम बना हुआ है, एक संख्या यहाँ आएगी, एक संख्या यहाँ आएगी। बोलो क्लियर है? में से हमेशा यहाँ आएगा, तो में से हमेशा यहाँ आएगा। तो इसको बना देते हैं ऐसे कि में से कितना है भाई, C है। बोलो C दे दिया। अनुपात यहाँ पर आएगा, A/B। देखो यहाँ पे आ रहा है, ये क्या है, अनुपात है, और ये किससे गुणा हो रहा है, में से। अगर हम में से को गुणा करते हैं तो क्या ये संख्या आ जाएगी, A×C = AC आ गया, और इससे गुणा करेंगे तो BC आ जाएगा। बोलो समझ में आ गया? AC और BC, यानी कि में से को इससे गुणा करोगे तो ये संख्या आ जाएगी, इससे गुणा करोगे ये संख्या आ जाएगी। अब बात करते हैं ले से आएगा तो कैसे आएगा। तो ध्यान देना, इधर में से को गुणा करना है, 4 को में से को गुणा करना है किससे, ये जो आपने अनुपात लिखे थे ना, इन अनुपातों के गुणा से। अनुपात क्या है, अनुपात है संख्याओं का 2:3। अनुपातों का गुणनफल कितना हो जाएगा, 2 और 3 था ना इनका अनुपात, तो 2 और 3 को गुणा किया किससे, में से। मेरी बात समझ में आ रही है? अरे इसी को देख रहे हैं, इन दोनों का अनुपात 2:3 था, क्योंकि ये तो कट जाएगा, सीखा था। में से को गुणा करना है अनुपात गुणनफल से, आपके पास डायरेक्ट ले से आएगा। इसका मतलब 4×2 8 दिया, 24। बोलो 24 आ रहा है। सेम इसी तरीके से अगर हम इसका एलसीएम निकालना चाहें तो वो क्या आएगा, में से गुणा अनुपातों का गुणनफल। अनुपात क्या क्या थे, A और B थे, यानी कि A और गुणा B कर दो, तो A×B×C को एक साथ में ABC भी लिख सकते हैं। बोलो क्लियर है? बहुत अच्छा क्लियर है। देखो इसी तरीके से सवाल बनते जाएंगे, लेकिन आप यहाँ सीखो सारी चीज़ें, ताकि आपके दिमाग में ये डायग्राम फिट हो जाए और पता चले कि कौन सी चीज़ कहाँ होती है। एग्ज़ाम में उल्टा सीधा दे तो भी आप जो दिया है वो लिख दो, बाकी खाली छोड़ दो, अपने आप सारा डायग्राम बन जाएगा। बोलो क्लियर है? और आगे चलते हैं। देखो एक रूल और जो लगभग सब जानते हैं, 6ठी 7वीं 8वीं में खूब पढ़ा है। बोला क्या, बोला सर ये है कि पहली संख्या ये सबको मालूम है, फिर भी नहीं मालूम हो तो कोई बात नहीं, देख लेते हैं। पहली संख्या गुणा क्या होगी, दूसरी संख्या, ठीक है ना, बराबर होती है हमेशा एलसीएम गुणा एचसीएफ, यानी ले से गुणा में से के। प्रूव करके देखें। पहली संख्या क्या है, 8 है, दूसरी संख्या क्या है, 12 है, बराबर होता है एलसीएम कितना आया, 24 आया, एचसीएफ कितना आया, 4 आया। इसी को प्रूव कर लेते हैं ना, ठीक है।
तो एलसीएम इतना, एचसीएफ इतना, इसका मतलब ये कितना होता है, 12 8 96 होता है। तो क्या ये भी 24 चौके 96 होता है? बिल्कुल इक्वल है। अब आपके पास यहाँ से सवाल कैसे पूछता है, एग्जाम में पूछता है कि दो संख्याओं का लेस है 24 है, मैस है 4 है ना। पहली संख्या आपको दे दी, बोला 8 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। ज्ञात करो मतलब x, उसकी जगह x मान लिया। पहली संख्या 8 है, दूसरी संख्या मालूम नहीं, लेस है 24 है, मैस है 4 है। क्लियर है? इतना दे रखा है। तो हमें मालूम है 8 गुणा x बराबर होगा ऑलवेज 24 गुणा 4 के। तो x इज इक्वल टू कितना आएगा, 24 गुणा 4। ये 8 गुणा में है तो दूसरी साइड भाग में जाएगा, और 8 तिया 24 और 3 चौके कितना आ गया, 12। यानी दूसरी संख्या कितनी आ गई, 12 आ गई। मेरी बात समझ में आ रही है? बहुत अच्छे से आ रही है। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। और आगे देखो, चलो जो जो रूल बनते जाते हैं मैं आपको सारे बताते जा रहा हूँ, है ना। दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो 2 पॉइंट पहले बतानी चाहिए थी लेकिन मैं भूल गया, कोई बात नहीं, अब बता देता हूँ। आगे पीछे बताने से कुछ नहीं, एक छोटी सी बात है। बात क्या है, मैंने शुरू में ही आपसे ये कहा था, कुछ बच्चे सवाल करते हैं लेकिन उनको ये पता नहीं चल पाता है कि सर लेस है निकालना है कि मैस है ना। तो इसमें कुछ तो आपको फीलिंग आनी चाहिए। वो फीलिंग धीरे धीरे आएगी, मैं आपको बता देता हूँ कैसे आएगी। देखो, है ना, ऐसे आएगी। कैसे कि सबसे पहले आप मुझे ये बताओ, ये आपने जो एलसीएम निकाला है वो एलसीएम क्या था? बोला सर वो तो भाज्य कह दो उसको, चाहे अपवर्त्य कह दो, ये था। अच्छा, भाज्य अपवर्त्य था, ठीक है, चलो भाज्य अपवर्त्य था। इसका मतलब भाज्य तो वो होता है जिसके अंदर भाग दिया जाता है। अरे दिया जाता है ना, किसका? संख्या का भाग दिया जाता है। तो 8 से भी विभाजित होता है, 12 से भी, इन दोनों का भाग दिया जाता है। जिस संख्या में भाग दिया जाता है वह क्या होती है, हमेशा विभाजित होती है। अरे विभाजित होती है क्या? बिल्कुल होती है ना। और ये जो संख्या जिनका भाग दिया जाता है वो क्या करती है, विभाजित करती है। तो एलसीएम जो हम निकालेंगे वो तो हमेशा ऐसी संख्या ही आएगी जिसके अंदर इन संख्याओं का भाग जाएगा और उस संख्या में भाग जाएगा। जिसमें भाग जाता है वह संख्या हमेशा विभाजित होती है। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि 24 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एलसीएम हमेशा विभाजित होती है या फिर होता है, इसके अनुसार लिख देते हैं, एक ही बात है। एलसीएम क्या होगा, हमेशा विभाजित होता है। अब आपके पास देखो, कई बार सवाल में ऐसे लिखा होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो। तो कई लोग तो समझ लेते हैं कि आप बड़ी से बड़ी पूछे तो एचसीएफ निकाल दो और छोटे छोटे पूछे तो एलसीएम निकाल दो। नहीं बाबा, वो कुछ हद तक सही है। आगे चल के जब बड़ी से बड़ी पूछे तो भी हमें एचसीएफ की बजाय एलसीएम निकालना पड़ता है। यानी उस चीज़ से पता नहीं चलता, पता उस चीज़ से चलता है कि आखिर हमें वो संख्या कौन सी ढूंढनी है, विभाजित होने वाली या करने वाली। ध्यान देना, एचसीएफ विभाजित करता है। एचसीएफ क्या करता है, विभाजित करता है। किसको करता है सर? अरे भाई किसका एचसीएफ निकाला था, 8 और 12 का निकाला था सर। अच्छा, इनका निकाला था तो इनको ही करता है। 4 का भाग 8 में भी जाता है, 12 में भी जाता है, इनको विभाजित करता है। एचसीएफ क्या करता है, एचसीएफ विभाजित करता है। तो आपको मेरी बात समझ में आ गई कि ये एचसीएफ क्या होता है, हमेशा विभाजित करता है और एलसीएम विभाजित होता है। तो यहाँ तक बोलो कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं। देखो आज हमने जो पढ़ा वो सारा क्या था, एलसीएम एचसीएफ का पूरा बेसिक था, ठीक है ना। इसके अंदर लगभग सारी चीज़ें आ चुकी हैं और भी हम बहुत कुछ पढ़ेंगे। बेसिक चलता ही जाएगा और इसमें हर बेसिक में सवाल है। जैसे मैंने आपको आज ये बताया ना, इसमें बहुत सारे सवाल छुपे हैं। तो इन सब चीज़ों को ज़रा ध्यान से समझना, हर चीज़ को ध्यान से पढ़ना, दोबारा रिपीट करना, कॉपी में अपने नोट्स बनाना, ठीक है ना। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया है उसको दोबारा देखो, 100% आएगा, हर चीज़ आएगा। दूसरी बात, टॉपिक अपना जब जैसे जैसे आगे चलेगा ना, तो आगे चल के हमारी सिर्फ क्वेश्चन सॉल्यूशन होंगे। उस क्वेश्चन सॉल्यूशन में हमारे ये जो डायग्राम बना हुआ है, ये डायग्राम ही काम आएगा कि यहाँ संख्या होती है, ये संख्या मान लो नहीं दी गई और यहाँ पर सिर्फ अनुपात दे दिया तो हम संख्या निकाल लेंगे। समझ गए? ये नहीं दिया गया या फिर ये दिया है तो ये नहीं दिया गया, ऐसे करके आपस में संबंध से इनमें निकाल लेंगे। तो आपको मेरी बात सबको समझ में आ रही है? बहुत अच्छा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू। पढ़ना इसको और तैयारी जारी रखना। ओके।